स्टूडेंट्स लास्ट टर्न पे हम लोगों ने फंक्शंस में मॉड्यूलस फंक्शन खत्म किया था शायद। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ, मॉड्यूलस फंक्शन खत्म किया था। तो मॉड्यूलस फंक्शन के बाद अब उसमें मुझे लग रहा था कि थोड़ी दिक्कत ना हो जाए, तो मैं 2-3 बेसिक आपको लिखवा देता हूँ। ये बेसिक असल में 11th में बता दिए जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने 11th में नहीं देखा हो फंक्शंस, तो उनके लिए मैं लिखवा देता हूँ कि बेसिक में पहला पॉइंट आपके पास ये होता है कि स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। और जैसे किसी ने स्क्वायर रूट लिख दिया तो फौरन बात आ जाएगी कोई भी इवन रूट, ठीक है, ये अपने आप में सब कैसी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, इवन रूट। स्क्वायर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, कभी नेगेटिव आंसर नहीं निकालता, कभी नेगेटिव आंसर नहीं, ठीक है। कोई अगर बोल दे कि अंडर रूट में 16 की वैल्यू +-4 आ जाती है, बिल्कुल गलत बात। अंडर रूट में 16 की वैल्यू सिर्फ 4 आती है। तो सर वो क्या होता था कि प्लस माइनस साइन लगाने को क्यों बोला जाता था? अगर इक्वेशन लिख दी गई है, इक्वेशन लिख दी गई है तो स्क्वायर रूट लेने का प्रोसेस, स्क्वायर रूट लिया आपने, दोनों तरफ लग गया स्क्वायर रूट। मैं आपको मेथड बताऊं, ठीक है, अंडर रूट लगा दिया दोनों तरफ स्क्वायर रूट। अब आप यहीं प्लस माइनस लगा लो, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर भी हो रहा है और रूट भी हो रहा है। स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं अब से हमारी दुनिया में। वो बनकर आता है मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। पॉजिटिव निकला वो। मॉड्यूलस ऑफ एक्स निकलना है इधर, उधर +-4 कैसे निकल आएगा? मॉड्यूलस ऑफ एक्स की वैल्यू तो 4 ही होती है, -4 तो होती नहीं है। मॉड तो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो 4 निकला, इसका मतलब √16 का आंसर 4 है, इसका मॉड एक्स। अब अगर मॉड एक्स की वैल्यू 4 आई है तो एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? एक्स की वैल्यू आपकी हो सकती है -4 और 4। मॉड एक्स की वैल्यू अगर 4 आई है तब इसलिए लिखते हैं वो कि x इज इक्वल टू +-4, ठीक है। कि स्क्वायर रूट लगाएंगे तो यहां प्लस माइनस लग जाएगा और रूट लगेगा, तो रूट का आंसर तो 4 ही निकला, प्लस माइनस तो मॉड की वजह से आया निकल के। तो स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा कैसा निकल कर आता है? पॉजिटिव निकल कर आता है। स्क्वायर रूट के बाहर प्लस लगाए के बाहर माइनस लगाए, वो बाहर की बात है, बाहर क्या लगा हुआ है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अंडर रूट में, ये तो मैंने डोमेन में वैसे लिखवा भी दिया है, एग्जिस्ट ओनली व्हेन कोई भी इवन रूट fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव क्वांटिटी में मैं ये बात और लिख दूं कि पॉजिटिव कौन सी वाली है? स्क्वायर रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर रूट एग्जिस्ट तब करेगा जब अंदर जो बैठा हो स्क्वायर रूट के वो कैसा हो? पॉजिटिव। आपको पता है ये बात। इसका मतलब दोनों बातें हो गई कि स्क्वायर रूट की खास बात क्या है कि ये आंसर भी कैसा देता है? पॉजिटिव, और ये अंदर वैल्यू भी कौन सी लेता है? पॉजिटिव। मतलब इसका इनपुट क्या है? इनपुट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज। आउटपुट क्या है इसका? वो भी पॉजिटिव वैल्यूज। इनपुट कौन होता है? एक्स होता है। आउटपुट कौन होता है आपका? वाई होता है। मतलब एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है हमेशा। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ कहां रहेगा? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इतनी बात तो समझ में आएगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट कि आपका एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर में 4, एक्स की पावर में 6, मतलब इन जनरल में लिख रहा हूं एक्स की पावर में 2 एन इवन पावर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव में बोल रहा हूं आपको, दिल में हमको बात पता है, दिल के लिखने लगा मैं, नॉन नेगेटिव है कि कौन सा वाला पॉजिटिव? पॉजिटिव तो सर 0 से स्टार्ट होता है, 0 के आगे से 0 थोड़ी इंक्लूड होता है उसमें। तो ये बोलने की बात है, मतलब नॉन नेगेटिव होगा तब भी उसे पॉजिटिव बोल देते हैं, पॉजिटिव होता है तब भी उसे पॉजिटिव बोल सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आती है कि जब मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं तो ओनली पॉजिटिव वाली बात हो रही है, ये वाली बात हो रही है, ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात हो रही है, ये बात हम लोग समझने लगेंगे। इतना हमारे दिल मिल जाते हैं, नॉन नेगेटिव की बात हो रही है यहां पर, बोला पॉजिटिव आम भाषा में, बोलने चालने की भाषा में। बार बार क्या इतना बड़ा बोलेंगे नॉन नेगेटिव? आपको समझ में तो आ ही रही है बात, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो कोई भी इवन पावर जो होती है किसी भी वैल्यू पे, एक्स पे नहीं एफ एक्स पे भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट कि कोई भी आपको ये 2 की पावर में एक्स, 3 की पावर में एक्स, ई की पावर में एक्स, 4 की पावर में एक्स, ए की पावर में एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कैसी क्वांटिटी? पॉजिटिव क्वांटिटी। कौन सा वाला पॉजिटिव? अब की बार पॉजिटिव वाला पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 वाला। इक्वल टू 0 नहीं होता, इक्वल टू 0 नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब यहां से आपको पता चलेगा ए की पावर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। कभी नेगेटिव की तो बात ही दूर है, वो 0 ही नहीं होता, कभी कभी 0 ही नहीं होता ए की पावर एक्स, ठीक है। हमेशा कैसा रहेगा? ग्रेटर देन 0। अच्छा, आपको लगेगा यहां नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो यहां नेगेटिव वैल्यू आ नहीं सकती। बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे लॉग का हो चाहे इसका हो, एक्सपोनेंट का हो।
ठीक है, उसके बाद पांचवी बात कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब मॉड्यूलस ऑफ एक्स आपका हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। कौन सा वाला पॉजिटिव आया है? ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब नॉन नेगेटिव वाला। ये कौन सा वाला आया था? पॉजिटिव, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो वाला। बेसिक सी बात है। अब इफ सम ऑफ टू और मोर पॉजिटिव, मतलब कौन सा वाला पॉजिटिव बात कर रहा हूं मैं? नॉन नेगेटिव। quantities is zero, then all of them are zero simultaneously। सब एक साथ जीरो होंगे तभी हो सकता है ऐसा। कौन से वाले? कि दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव क्वांटिटी की वैल्यू का सम अगर जीरो आ गया, आपको लगेगा सर पॉजिटिव तो जीरो होते ही नहीं है, तो ये कौन सा वाला पॉजिटिव की बात कर रहा हूं मैं? नॉन नेगेटिव वाले। तो अगर दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जीरो आ चुका है तो आप बोलोगे वो सारी खुद कैसी होंगी? जीरो होंगी। मैं आपके सामने लगा देता हूं, अंडर रूट में एक्स प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में मॉड जेड की वैल्यू अगर जीरो आई है, ये अपने आप में हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। आपको पता है सम के अंदर अगर कोई सम होता है आपके पास u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, तो आपको पता है मान लो इसकी वैल्यू 2 होती, इसकी वैल्यू 3 होती, तो इसकी वैल्यू -5 होती। मतलब दो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये यू है, ये वी है, अलग अलग है भैया, ठीक से लिख दो। ठीक है, अगर दो वैल्यू पॉजिटिव हो गई है तो फिर जीरो करने के लिए तीसरे वाले को क्या होना पड़ता है? नेगेटिव होना पड़ता है, तभी कट कटा के क्या होते हैं? जीरो होते हैं। अब यहां पे अगर ये दोनों पॉजिटिव थे तो इसको नेगेटिव होना पड़ता, तब जीरो बनता, कट गया। ये नेगेटिव थोड़ी आता है, मॉड तो कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी। ये तीनों कौन से वाले पॉजिटिव हैं? जो तीनों कैसे हैं? नॉन नेगेटिव वाले। इन तीनों का सम अगर जीरो आ रहा है, पॉसिबल ओनली व्हेन दिस इंप्लाइज, सीधा एनालिसिस कि x की वैल्यू y के बराबर, y की वैल्यू z के बराबर, और सब कैसे हैं? जीरो। डायरेक्ट एनालिसिस, सोचना ही नहीं है इसके आगे कुछ, कि ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम आप ऐसे लिखना चाह रहे हो कि अंडर रूट में x प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में मॉड z, फिर आपको लगेगा ये दोनों का सम, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव और माइनस लगाए नेगेटिव, इधर पॉजिटिव हो गया उधर नेगेटिव हो गया, नॉट पॉसिबल। अरे नहीं नहीं, बात इसीलिए लिखवाई है, बात इसीलिए लिखवाई है। पहले तो इतनी कर लो एनालिसिस, ये नॉट पॉसिबल लाने के लिए भी तो बड़ी बात है। तो ये आप बहुत सीख गए हो कि ये अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसके बाहर नेगेटिव माइनस लगाए तो नेगेटिव हो गई। ये दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव का सम पॉजिटिव है। आप बोलो पॉजिटिव इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव, तो ये दे रखा है, इसका मतलब कोई आंसर नहीं आएगा। नहीं, नो सॉल्यूशन नहीं है इसका आंसर। इसका है कि तीनों खुद कैसे हो जाएंगे? तीनों के तीनों जीरो। उसमें एक और खास बात है साइमल्टेनियसली, इसका मैं आपको असर दिखाता हूं अभी साइमल्टेनियसली का। देखो, अंडर रूट में x माइनस वन प्लस में मॉड में x प्लस वन, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल की वैल्यू जीरो आ गई। ठीक है, पूछा गया सॉल्व, एग्जांपल दिखा रहा हूं सॉल्व, कह दिया किसी ने सॉल्व कर दो भाई। आपने कहा अभी तो सीखा है कि ये अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी, कौन सा वाला पॉजिटिव? नॉन नेगेटिव वाला। ये अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी, नॉन नेगेटिव वाला। अगर दो पॉजिटिव का सम जीरो आ रहा है, इसका मतलब दोनों कैसे होंगे? जीरो होंगे। दिस इंप्लाइज, डायरेक्ट बात, कि x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। दोनों जीरो होने जरूरी है, ये भी हो वो भी। ये नहीं कि ये जीरो हो गया वो नहीं हुआ, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे आपस में कि एक जीरो हो गया तो प्रोडक्ट लेकर आसानी है। एंड लग गया, इसका मतलब x की वैल्यू वन हो गई एंड x इज इक्वल टू माइनस वन। अब जैसे ही ये आया आपने फौरन कह दिया नो सॉल्यूशन, और यही दिमाग घूमने लगता है कि नो सॉल्यूशन, सर दो निकालने सॉल्यूशन, दो बोलना चाह रहे थे कि नो बोल दिया। ऐसा खेल कहां से हो जाएगा कि x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू माइनस वन आया, तो ये तो टू सॉल्यूशंस आए, दो अलग अलग सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि साइमल्टेनियसली दोनों को, ये दोनों वैल्यू जीरो होनी चाहिए थी साइमल्टेनियसली एक साथ। अब एक टाइम पे x की वैल्यू या तो वन हो सकती है या माइनस वन हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि जब वन है उसी टाइम पे माइनस वन भी हो जाए। आप सोचो, आपने x की वैल्यू वन रखी, x की वैल्यू वन रखते ये जीरो बन गया, ये टू बन गया, टू इज इक्वल टू जीरो, क्या होता है क्या सही? बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब अकेला वन जो है सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अच्छा, x की वैल्यू अगर आपने माइनस वन कर दी, ये जीरो बन गया, और यहां माइनस वन रखने पर तो माइनस आ गया अंडर रूट में, तो इक्वेशन ही एग्जिस्ट करना बंद कर गई। अगर दोनों एक साथ पुट कर दी जाए तब होगा। लेकिन आप कहोगे सर इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं x की, तो थ्रू आउट एक ही वैल्यू पुट करी जाती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी x की, ऐसी कोई एक वैल्यू नहीं है कि जो पुट करो तो जीरो आ जाए। तो आपने बोला कि सर दो वैल्यू आती है तो नो सॉल्यूशन लिखते हैं क्या? तो ये क्या था? तो आज तक का ये क्या धोखा था?
ठीक है, ये आ गया x माइनस टू इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और 3, वहां तो दो वैल्यू लिख देते थे रूट निकाल के, यहां क्यों नहीं लिखा? देखो यहां पर क्या होता था कि दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आता था, तो आप बोलते थे आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, या तो ये है या ये है। x की वैल्यू 2 रखोगे तब भी सेटिस्फाई करके इधर 0 बन जाएगा, 3 रखोगे तब भी बन जाएगा। दोनों रखने जरूरी नहीं है, यहां दोनों जरूरी थे, साइमल्टेनियसली पुट करना है, वहां साइमल्टेनियसली पुट नहीं करना। साइमल्टेनियसली कर ही नहीं सकते दो वैल्यू पुट, आप कहीं भी पुट करने को आ जाए कि साइमल्टेनियसली दो वैल्यू पुट करनी है आपको, x को आप मना कर दोगे, नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी कोई एक वैल्यू नहीं होती जो 1 भी हो जाए एक ही टाइम पे और -1 भी हो जाए, यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। उसमें आते थे वो अलग चीज थी। वी कैन नॉट हैव टू वैल्यूज, क्या बोले, वी कैन नॉट हैव टू वैल्यूज एट द सेम टाइम। एक ही इंस्टेंट पे अगर आपको वैल्यू रखनी है तो दोनों नहीं रख सकते कि इस वाले x में 1 रख दूं उसमें -1 रख दूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तभी निकलना था आंसर। ठीक है, अगर ऐसा होता क्वेश्चन अंडर रूट में x माइनस 1 प्लस में मॉड में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो आपको पता है दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब दोनों एक साथ 0 होने चाहिए, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपको पता है x की वैल्यू 1 आ जाती है, तो x इज इक्वल टू 1, तब इसका सॉल्यूशन हो जाता। अगर ऐसा ना होकर अंडर रूट में x माइनस 1 प्लस मॉड के अंदर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होता इज इक्वल टू 0। अब यहां अंडर रूट में x माइनस 1 है, प्लस में यहां पर मॉड में x माइनस 1 और मॉड में x माइनस 2, भाई दो में ब्रेक होगा ना, x माइनस 1 x माइनस 2 दोनों में मॉड बांट दिया, इज इक्वल टू 0। अब क्या बात है, दोनों को 0 होना है, अलग क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर मैं यहां इसको मतलब x माइनस 1 भी 0 हो जाए एंड x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 भी 0 हो जाए, ठीक है, ये x इज इक्वल टू 1 पर हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2 पर हो जाएगा और ये x इज इक्वल टू 1 पर होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर आप 2 रखोगे तो ये तो 0 बन जाएगा लेकिन ये 0 नहीं बनेगा, तो सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं। 2 रखने पे ये अंडर रूट 1 आएगा, मतलब 1 निकलेगा, 1 इज इक्वल टू 0 नहीं होता। लेकिन अगर आपने x की वैल्यू 1 रख दी तो ये भी 0 हो गया और वो भी 0 हो गया, दोनों 0 हो गए आपके पास और इक्वेशन सेटिस्फाई करके 1 आएगा सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम है, अगर 0 तो दोनों कैसी हैं, 0 हैं, एक ही टाइम पे दोनों। ऐसा आंसर निकाल के एंड लगा, इंटरसेक्शन निकालना आंसर में। आओ भाई आगे, कौन सा पॉइंट था, 5वां छठ जो भी था, तो कंपैरिजन देखो। ठीक है, ये यूज कब होता है? जनरली यूज्ड इन फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट्स, जनरली ऐसे यूज होता है कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करने में। अच्छा, दिखाऊं, क्वेश्चन दूं, फाइंड एल्फा इफ एल्फा प्लस 1 के साथ x इज इक्वल टू एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपको x की वैल्यू नहीं निकालनी है, x की वैल्यू नहीं निकालनी, x की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में आएगी, आपको अल्फा निकालना है। अगर आपको अल्फा निकालना है तो मैं आपको दिखाता हूं कि इधर से बनाइए अल्फा x प्लस एक्स, नहीं सॉरी अल्फा प्लस 1 एक्स की था, चलो ठीक, कोई तकलीफ नहीं। ये अल्फा प्लस 1 एक्स लिखा हुआ है, इधर आपका अल्फा एक्स स्क्वायर लिखा है, प्लस में x लिखा है। आपको पता है इस तरफ आपके पास x का टर्म है, इस तरफ भी x का टर्म है, कोएफिशिएंट कंपेयर हो जाएंगे। इधर x स्क्वायर का टर्म है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो इधर x स्क्वायर का टर्म कैसे बनेगा? 0 इंटू एक्स स्क्वायर। अब कोएफिशिएंट जब कंपेयर होंगे तो 0 की वैल्यू अल्फा के बराबर, एक वैल्यू आई, ठीक है, अल्फा प्लस 1 की वैल्यू 1 के बराबर। ये x का कोएफिशिएंट इधर अल्फा प्लस 1 है, उधर 1 है, यहां से भी कितना आ गया? अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया। दोनों ही तरफ से आंसर कितना आया? अल्फा इज इक्वल टू 0। आपकी अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, तभी आपका x इज इक्वल टू एक्स आएगा। कोएफिशिएंट के लिए जनरली यूज होता है। आगे क्वेश्चन देखें सीधा, कंपेयर करने के लिए कि अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, फाइंड अल्फा। बेसिक बात है, कुछ फंक्शन स्टार्ट करने से पहले, फंक्शन तो स्टार्ट कर दिया था, मुझे पहले करवानी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगा था कि आपको आएंगी, हो सकता है आपको ना आती हो।
ठीक है, क्योंकि सब स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है जिन्होंने 11th में पढ़ रखा है, कोचिंग करी हो, जरूरी नहीं है ना। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर एक्स ये निकल कर आ गया। अब अल्फा निकालना है आपको, कोफिशिएंट कंपेयर करने। इधर जो अल्फा है, जो अल्फा का टर्म है वो एक्स का कोफिशिएंट है, उधर से भी एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे, उधर लेकिन एक्स स्क्वायर का भी टर्म है, इधर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है। आओ बनाए इसको, तो 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर बनाया, प्लस में अल्फा स्क्वायर एक्स बना, इज इक्वल टू यहां अल्फा प्लस 1 के साथ आपका एक्स स्क्वायर बना हुआ है, प्लस में एक्स। कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, अल्फा प्लस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। भाई एक्स का कोफिशिएंट अल्फा स्क्वायर है इधर, उधर 1 है, अल्फा स्क्वायर 1 के बराबर हो गया, तभी दोनों बराबर होंगे। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर 0 है, उधर अल्फा प्लस 1 है। यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी निकल कर आई, -1, यहां से अल्फा की वैल्यू +-1। और अगर दोनों को देखूं क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा की वैल्यू आपकी -1 सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि अगर आपने अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर दी जो वहां से आई है, तो 1 पुट करने पर आपके पास आएगा 2x² + x, और यहां पर आएगा x। ठीक है, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, एक्स स्क्वायर का टर्म भी आएगा। उसके बाद फिर x निकालना, वो हमें नहीं करना है कि x निकालें कि सर उसका x निकालेंगे क्या, कि अगर यहां पर मेरा x आया, वहां x आया और यहां 2x² आएगा, x से x कट जाएगा तो 2x² = 0 आएगा, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। x निकालना ही नहीं है, जबरदस्ती क्यों करेंगे। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी थी आपको कोफिशिएंट कंपेयर करके। ये सब बेसिक बात, इसमें कहां फंसेंगे हम। मैं आता हूं आगे फंक्शंस पे। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन खत्म हुआ था हमारा। उसके बाद दूसरा जो फंक्शन है आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, कैसे बोले थे, अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r ही ले लूं मैं, डिफाइंड एज fx = c या k इज कांस्टेंट फंक्शन। k कोई कांस्टेंट है, मतलब किसी कांस्टेंट के बराबर आ जाए। अच्छा, मतलब एग्जाम्पल देखना है अगर, तो एग्जाम्पल देखो, fx = 3 आ गया। ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या है, इन्होंने बोल दिया fx की वैल्यू 3 है, मतलब fx की कांस्टेंट वैल्यू है। सर x की वैल्यू क्या पुट करूं कि fx 3 निकल रहा है। ये कह रहे हैं यहां पे मैंने कुछ पुट करके 3 तो नहीं निकाला है, सिर्फ x लिखा हुआ है तब यहां 3 आ रहा है। इसका मतलब x की जो मर्जी चाहे वैल्यू पुट करते रहो यहां पर, वो fx हमेशा कितना रहेगा, 3 रहेगा अपने पूरे डोमेन पे। डोमेन कितना है उसका, r। fx = 3 का मतलब ये हुआ कि अगर आप f1 निकालोगे तो भी वो 3 आएगा, अगर आप f2 निकालोगे तो भी वो 3 आएगा, अगर आप -1 निकालोगे तो भी वो 3 आएगा, f के अंदर अगर आप 2020 निकाल दोगे तो भी वो 3 आएगा। वो हर x के लिए fx की वैल्यू कितनी है, 3 है। हर x के लिए मतलब x की जो मर्जी चाहो वैल्यू डालो, तो हम √2 डाल देंगे, √2 पुट कर दो पुट, आंसर 3 निकलेगा। ये खास बात होती है कांस्टेंट फंक्शन की। ये कहीं कहीं पर ऐसा बारीक फंसाता है कांस्टेंट फंक्शन ले जाकर आपको, खासतौर से डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह के क्वेश्चन में, कि बात इतनी आएगी वो fx के बारे में पूछते हैं। ऐसी ऐसी बातें होती हैं अजीब सी उसके अंदर, कि f5 की वैल्यू दे रखी है और f10 की वैल्यू पूछी है, और आप बहुत मेहनत करोगे और निकाल दोगे कि f' = 0, और जैसे ही आपको पता चलता है डेरिवेटिव 0 है, तो डेरिवेटिव 0 का मतलब तो फंक्शन कांस्टेंट था, तो जो f5 की वैल्यू थी वही किसकी वैल्यू हो गई, f10 की वैल्यू। ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आ चुका है इस टाइप का। लेकिन अब खैर ये बात इतनी सिंपल नहीं पूछी जाएगी, अब इसमें और घुमाया जाएगा अगर आया तो। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात हो गई। मैं इसका ग्राफ बना दूं, fx = 3 का ग्राफ बना रहा हूं मैं, देखना भाई। fx = 3 का मतलब y = 3, x की हर वैल्यू के लिए, x की वैल्यू हर वैल्यू के लिए, डोमेन मैंने इसका r लिख दिया था, मतलब पूरा ऐसे इसका फैलाव ग्राफ पे ऐसे हॉरिजॉन्टली पूरा -∞ से इनफाइनाइट तक। ठीक है, y = 3 की लाइन जानी है, आपको पता है ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है y = 3 की। अब x की वैल्यू यहां पर देखो, यहां पर देखो, x की किसी वैल्यू के लिए देख लो, y की वैल्यू हमेशा कितनी, 3 आ रही है, कोई तकलीफ की बात ही नहीं होगी इसके अंदर तो। ठीक है, इतनी बात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सेकंड, कोई क्वेश्चन भी था शायद हमारे पास। ठीक है,
डोमेन की बात हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू आर, और रेंज ऑफ फंक्शन, हाँ रेंज की बात करनी थी मेन तो, कि रेंज क्या चीज होती है कि जब डोमेन की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो जो y की वैल्यू निकलती है, x की वैल्यू पुट करते हो जो जो y की वैल्यू निकलती है वो रेंज होती है। आपने x की सारी वैल्यू पुट कर दी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, y की सिर्फ एक वैल्यू निकल कर आई 3, तो रेंज क्या है फंक्शन की? रेंज सिर्फ अकेली वैल्यू है जो क्या लिखा हुआ है 3, सिंगल वैल्यू को इंटरवल में तो कर नहीं सकते। अब सर ये रेंज का, ये तो एक वैल्यू आई, रेंज का मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश का ही मतलब लो कि यहां से वहां होगी तभी रेंज बोला जाएगा उसको, सिंगल वैल्यू को भी रेंज ही बोलेंगे। वो एक टर्म डिफाइन हो गया है इस चीज के लिए जो आउटपुट होता है। आउटपुट क्या निकल रहा है? हर वैल्यू के लिए 3 निकल रहा है, रेंज का सेट जो है वो है, करली ब्रैकेट में 3 बना दिया इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं छोटा छोटा। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन की पावर में 4x अपॉन कॉस की पावर में 4x प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, देन f के अंदर 2016 में लिखा हुआ है मैंने, अच्छा 16 में करवाया था क्वेश्चन, क्या है 2020 करते हैं ना आपकी बात। कॉस स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4, कॉस की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। f 2020 ऐसी गंदी सी वैल्यू पड़ी होती है ना, कभी भी आपको निकालनी नहीं होती है, आपको पता है वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन आएगा। ऐसी वैल्यू से क्वेश्चन आपको वो कराते हैं कि ईयर वियर डाल दिया उन्होंने, कांस्टेंट फंक्शन आएगा। ठीक है, ये ईयर वियर वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ईयर तो बहुत है, 2000 तो कोई इनपुट नहीं होता, कहीं इनपुट नहीं दिया जाता, 2000 का इनपुट तो मतलब कोई भी आपका छोटा छोटा, आपकी सिंपल क्वाड्रेटिक बनकर आ जाए ना, ये अगर सिंपल क्वाड्रेटिक उसमें भी आप 2000 की पावर चढ़ाओगे तो बहुत बड़ा आंसर आएगा। ऐसा खेल नहीं होता है। कॉस के अंदर तो कहां से कॉस में 2000 पुट कर दोगे यहां एकदम, जैसे ही आपने 2000 पुट किया यहां पर, मैं आपको दिखाऊं अगर आप 2020 पुट कर दो तो कॉस स्क्वायर में 2020 आ जाएगा, कभी कुछ नहीं कर पाओगे इसका। पहली बात तो आप डिग्री या पाई में जानते हो, आप 2020 रेडियन लिखा आ गया, इसको पहले पाई में कन्वर्ट करोगे, बहुत तकलीफ दे हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली यही चीज होती है कि ऐसा आंसर दे दिया उन्होंने कि F2020, तो ये कांस्टेंट फंक्शन आ रहा होगा, इसकी हर जगह वैल्यू सेम होगी, तो 2020 में वही वैल्यू आएगी। और वो सब करना बहुत आसान है कि आपने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर में 4x को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर, मैं क्या चाह रहा हूं, ये क्यों उठा लिया? ये कॉस स्क्वायर है, वो साइन की पावर 4 है, नीचे कॉस की पावर 4 है और साइन स्क्वायर है। अगर न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर की तरह बना दूं कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक जैसे हो जाए, मान लो 3 टाइम्स हो गया डिनोमिनेटर के, कट जाएंगे 3 रह जाएगा बस। मान लो 5 टाइम्स हो गया डिनोमिनेटर के, जैसा एडजस्टमेंट किया था हम लोगों ने इंटीग्रेशन में, लेकिन इंटीग्रेशन के एडजस्टमेंट में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, यहां ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो कॉस स्क्वायर तो अपनी जगह ठीक है, मैंने साइन की पावर 4 को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, ये निकल कर आया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस की पावर में 4x। ठीक है, ये कॉस की पावर में 4x को अलग किया, प्लस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये निकल कर आ गया कॉस की पावर में 4x प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या हुआ? अरे कॉस स्क्वायर में से 2 कॉस स्क्वायर घटाओगे, माइनस का कॉस स्क्वायर आ जाएगा, 1 पहले से लिखा था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन गया साइन स्क्वायर। ठीक है, और ये जो वैल्यू आई निकल के आपकी, ये डिनोमिनेटर था और ये क्या था? न्यूमरेटर था। किसी भी फंक्शन में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाएं, कट जाएंगे आपस में, 1 कितना, एफ कितना आ जाएगा? 1। तो ये वैल्यू अगर इसके बराबर थी, आपने दोनों को कैंसिल कर दिया, कितना आंसर निकल आया? 1। अगर एफ एक्स 1 निकल कर आ गया, जैसे ही आपको 1 दिखा, आपने कहा तो बहुत बढ़िया है, इसको क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट फंक्शन। आपने इसको कांस्टेंट फंक्शन बोला, एफ के अंदर पुट कर दिया आपने 2020, वो भी कितना आएगा? 1। कुछ भी पुट कर दो एक्स की वैल्यू, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, कितना आंसर निकल कर आएगा? 1। इसके अलावा तो कुछ आना नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस में कॉस एक्स के साथ कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3, एक्स प्लस पाई बाई 3। ठीक है, और जी के अंदर आपका 5/4 की वैल्यू 1 आ रही है। देन देखो क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है, ये आपने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये चीज
ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन होता है, लेकिन एक कांस्टेंट फंक्शन का क्वेश्चन है। अब कॉम्पोजिशन में याद नहीं रहेगा कराना, अभी बता देता हूँ। कॉम्पोजिशन में ये इतनी सिंपल बात नहीं होती कि कॉम्पोजिशन निकाल दो, कॉम्पोजिशन निकलवा रहे हैं ना बस, कितना है, कॉम्पोजिशन निकाल दो, नहीं होता उसमें। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि क्या चीज होती है। अगर ऐसा लिखा हुआ जी ओ लगाए भी जो ओ, कॉम्पोजिशन का साइन है। कॉम्पोजिशन क्या चीज होती है सर? कॉम्पोजिशन कहां गई? ये कैसी कॉम्पोजिशन है? क्या कॉम्पोजिशन है? ये कॉम्पोजिशन ए प्लस भी लिखा हुआ है ना, प्लस से कंबाइन हो रहे हैं। ए स्टार बी को मैंने ऐसे डिफाइन किया, मान लो, ठीक है। ए की वैल्यू 2 ले ली और बी की वैल्यू अगर 3 ले ली, तो आंसर कितना है? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाई 2, ये तो निकलेगा। ए और बी की जगह 3 डाल दो। तो ये क्या है? एक टाइप का कॉम्पोजिशन है। आपके स्टैंडर्ड 4 कॉम्पोजिशन आपने पढ़ रखे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंबल ही तो होता है एक। ये किसी भी जनरल कॉम्पोजिशन को, फंक्शंस के बीच में कॉम्पोजिशन को और डिफाइन करता है। हमें मतलब नहीं है इस बात का। मतलब क्या होता है सुनो, कि जी के अंदर एक्स की जगह पर किसी ने क्या डाल दिया? एफ डाल दिया है। इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं वो कितनी है। क्या मतलब सर? कि gx होता फंक्शन तो gx होता, यहां पे देखो x की जगह 5/4 पुट कर रखा है, gx होता फंक्शन, x की जगह पर क्या डाल दिया? fx डाल दिया। ये क्या चीज होती है? मान लो fx आपके पास लिखा हुआ है x² और gx आपके पास लिखा है log x, g के अंदर fx डाल दिया, इसका मतलब g के अंदर x² डाल दिया। fx की वैल्यू x² थी ना। अच्छा, यहां जब x था तो log के अंदर यहां पर x आ रहा था। अगर g के अंदर x² पड़ गया है तो यहां x की जगह पर क्या आने लगेगा? x² आने लगेगा। यही तो किया है आपने कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है, उसको वो कैसे लिखेंगे कि x को रिप्लेस कर दिया गया है किससे? x² से। तो इधर भी क्या होगा? x को x² से रिप्लेस करके आप log के अंदर x² लिखोगे। तो यहां पे क्या बात हुई? कुछ gx होगा, उसके अंदर क्या पुट कर दिया गया है? fx पुट कर दिया गया है। इसका मतलब हर x की जगह क्या आना है? fx निकल कर आना है। इतनी बात, ये तो सब बेसिक बात बता दी। क्वेश्चन पे आऊं, क्या था भाई क्वेश्चन का टर्म? साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3, ठीक है। प्लस में यहां पर क्या था? कॉस एक्स, और कॉस के साथ एक्स प्लस पाई बाई 3, यही था टर्म से। सही है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। आपका एफ एक्स जो था, आपको क्या करना है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, हाँ, साइन ए प्लस बी का, और वहां पर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, और कोई फॉर्मूला भी लग नहीं रहा है, ठीक है। ये कॉस कॉस लिखा हुआ है, ऐसे आप 2 मल्टीप्लाई करके भी लिख लोगे तो ये कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी में आएगा। यहां पर कॉस स्क्वायर में आता है तो तब भी देखते हैं कि साइन स्क्वायर है साथ में, तो 1 बना है कुछ, शायद कॉस में आ रहा है वो। उसके लिए आपने क्या किया? साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। देखो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। यहां पर साइन एक्स कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2, प्लस में कॉस एक्स और साइन पाई बाई 3 की √3/2, और इसका स्क्वायर हो रहा है भाई। साइन के अंदर x प्लस पाई बाई 3 खोल दिया, और साइन एक्स पाई बाई 3 कहीं तो होल स्क्वायर था ये, तो उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। आपको स्क्वायर कहां गया? हर एक पे लगेगा क्या? नहीं। अगर हम ओपन करने जा रहे हैं तो इस पूरे साइन पे स्क्वायर लगा हुआ था, तो ये पूरी की वैल्यू खुल गई, फिर स्क्वायर लगा। यहां पर क्या है? कॉस एक्स तो ऐसे ही लिखा रहा, कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3 निकल कर आएगा कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 3 का मतलब 1/2, माइनस में साइन एक्स और साथ में √3/2, ये निकल कर आया। अब इसको कैसे ओपन करेंगे? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर आया साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर आया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स बाई 4, यहां पर आया आपके पास 3 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4, ठीक है, प्लस साइन के साथ 2√3 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई 4। यहां पर कितना निकला आपके पास? कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, माइनस में √3 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं, मल्टीप्लाई कर लिया सब। ये 2 और 4 आपस में कटेंगे, उसके बाद देखना, उसके बाद ये लिखा हुआ है √3 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2, वो माइनस में √3 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 कट गए आपस में, ठीक है। ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 4, ये 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 बन गया। ये 3 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4,
ये cos स्क्वायर एक्स बाई टू में ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 4 बन जाएगा। ये 3 cos स्क्वायर एक्स बाई 4 है, वो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 4 है, 5 cos स्क्वायर एक्स बाई 4, 5 cos स्क्वायर एक्स बाई 4। ठीक है, यहां से आपने 5/4 अगर कॉमन निकाल लिया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन गया। तो जो एफ एक्स की वैल्यू थी वो कितनी आ गई आपके पास, 5/4 आ गया। आपको यहां से पता चल गया ये तो अपने आप में भैया बन गया कांस्टेंट फंक्शन। क्वेश्चन ने पूछा क्या इन्होंने, क्वेश्चन ने पूछा है कि ये बताओ, अच्छा ये बताना है, मतलब जी के अंदर एफ एक्स पुट करना है, जी के अंदर एफ एक्स, बहुत बढ़िया। आपको पहले चाहिए जी के अंदर एफ एक्स की वैल्यू, लेकिन सर एफ एक्स तो 5/4 आ चुका है, हाँ तो एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो 5/4, और जी 5/4 आपको गिवन था। अरे कहां गया, जी 5/4 की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। इन्होंने पूछा कि जी के अंदर एफ एक्स डालो तो कितना आएगा, आपकी एफ एक्स की वैल्यू 5/4 आई थी, आपने इस एफ एक्स की जगह 5/4 रख दिया, कांस्टेंट था, हर एक्स के लिए कितनी वैल्यू आनी थी, 5/4 ही आनी थी, वो 5/4 आ गई। ठीक है, अब जी 5/4 की वैल्यू गिवन है, आपको कितना आंसर आ गया आपके पास, 1। जी एडवांस ने पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 2 वैल्यूज मैं आपको याद करवा दूं रिजल्ट लिख के। आपके पास क्या वैल्यू थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में, बिल्कुल इतनी कोई मुश्किल वैल्यू नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस π/3 प्लस में यहां पर निकल कर आता है cos x, और cos के अंदर x प्लस π/3। IIT अब शायद ऐसा क्वेश्चन ना पूछे। इसकी वैल्यू आती है 5/4। ठीक है, एक वैल्यू आती है आपका cos स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स प्लस π/3 माइनस में cos x cos x प्लस π/3, इसकी वैल्यू आती है 3/4। इन साइन की जगह पर cos आ गया, वहां भी cos ही रहा, बस माइनस साइन लग गया, कितनी वैल्यू आएगी, 3/4। ये वैल्यूज आप याद क्यों रखी जाती हैं वैल्यू, कि आपको करना तो मैंने सिखाई दिया है, आपको करना क्या है, साइन a प्लस बी से cos a प्लस बी से खोलना है, जो लगता है कि बहुत लेंदी है लेकिन वही सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, जो और कोचिंग से कोटा वाली कोचिंग के पैकेज वगैरह होते हैं ना, उन सब में ऐसा क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। अब आप इतना बड़ा टर्म देख के तकलीफ में आते हो, लेकिन इसकी डायरेक्ट वैल्यू 5/4 अगर याद रख लो, इसकी 3/4 नहीं याद रख पा रहे तो कम से कम मेथड समझ याद रहना चाहिए कि इनको ओपन करेंगे तब कटेगा। पहले आपको क्वेश्चन दिख जाएगा कहीं ना कहीं दोनों में से किसी का। ठीक है, इतनी बात में प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे उम्मीद है। कांस्टेंट फंक्शन में बहुत बात हो गई, कांस्टेंट फंक्शन में इतना तो था भी नहीं है, छोटी सी चीज थी। उसके बाद अगला आपके पास मॉड्यूलस हो गया, कांस्टेंट हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन, ये तो सिर्फ नाम है, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहां पर आपका एक्स एफ कहां से कहां तक जाए, R to R। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, आइडेंटिटी कैसे बोली गई, मान ये एफ एक्स तो वाई होता है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स है, आपका इनपुट क्या है, यहां पर इनपुट किसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू। जब आप एक्स की वैल्यू 1 डाल रहे हो, एक्स की वैल्यू 1 डाल दी आपने, तो फंक्शन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, यहां पर 1 हो जाएगी। इसका मतलब जो भी इनपुट जा रहा है उसकी आइडेंटिटी प्रिजर्व्ड है, तो इसको क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। कि आपने x की वैल्यू 1 डाली तो y भी 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 डालोगे तो y 2 हो जाएगा। इसका मतलब जो इनपुट जा रहा है वही आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब ईच इनपुट नंबर की आइडेंटिटी इज प्रिजर्व्ड, तो इसको बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ग्राफ, अब इस सब मजाक की बातें हैं, ओरिजिन से पास होती हुई लाइन जाएगी भाई, y इज इक्वल टू एक्स। डोमेन क्या होगा फंक्शन का, y इज इक्वल टू एक्स का डोमेन आपको पता है, ठीक है, r है। रेंज क्या होगी फंक्शन की, r है। डोमेन कैसे बताएंगे, डोमेन ऐसे बताएंगे कि इधर से उधर ग्राफ कितना फैला हो, इसका लिखा चुका हूं मैं, डोमेन क्यों इसमें मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, इसी फंक्शन को अगर कोई फंक्शन आपसे कभी आई ए बोल दिया गया या आई बी बोल दिया गया, तो ये अपने आप में दोनों रिप्रेजेंटेशन होते हैं आइडेंटिटी फंक्शन के। ठीक है, कि एक बोल दिया आई ए इज अ फंक्शन, इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन की बात हो रही है, आई बी इज अ फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन की बात हो रही है, ऐसे करके लिख कर आ सकता है। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, कोई ऐसी चीज नहीं है, सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है,
जैसे ये फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस में एक्स माइनस वन प्लस मॉड्यूलस में एक्स माइनस टू प्लस मॉड्यूलस में एक्स माइनस थ्री, ठीक है, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 2 to 3। इसके बीच में ये फंक्शन या क्लोज इंटरवल भी लगा दो, ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है कि 2 से 3 के बीच में क्या होगा, ये एक्स माइनस वन खुलेगा, ये एक्स माइनस टू खुलेगा, और 3 से क्योंकि छोटा हो चुका है, 2 से 3 चल रहा है ना, तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा, ठीक है, ये एक्स से एक्स कटेगा, ये एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री ये कटेंगे, कितना आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। लेकिन सिर्फ कहाँ के लिए, 2 से 3 के बीच में। इसका मतलब 2 से 3 के बीच में y इज इक्वल टू एक्स की लाइन आएगी। आइडेंटिटी फंक्शन फॉर इज एन आइडेंटिटी फंक्शन फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 2। मैंने एक स्टेटमेंट की तरह लिखवा दिया कि ऐसे आपको देखे कि 2 से 3 के बीच में वो कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। ये ऑप्शन में दिया जा सकता है, इज अ कांस्टेंट फंक्शन फॉर 2 to 3 इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, इज एन एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल तो नहीं आएगा, इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, जो भी आ जाए, लीनियर बट नॉट आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी फंक्शन है इस इंटरवल के लिए, ठीक है। उसके बाद काम की चीज आपका चौथा फंक्शन आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या फंक्शन है, अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r, ठीक है, डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू a की पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। बात लिखवा रहा हूं क्या कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, जहां पर ए पॉजिटिव है, नेगेटिव के लिए फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं कहलाता, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर बात आई है तो ए आपका जो बेस है वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि बेस अगर नेगेटिव होती है तो प्रॉब्लम क्या होती है, बेस नेगेटिव होने पे लॉग में मैंने आपको समझाया था ये कि अगर आपकी ए नेगेटिव हो गई तो तकलीफ क्या आएगी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्स की वैल्यू आप जो मर्जी चाहे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका डोमेन आर होता है। लेकिन मैं आपको समझाता हूं, अगर ए नेगेटिव हो गया, आपने मान लिया कि ए की वैल्यू मान लो कि -1 है, तो -1 तो बहुत गंदी वैल्यू, -5 है मान लिया, तो -5 की पावर में 2 लगेगा, एक्स की तो कोई वैल्यू हो सकती है, -5 की पावर में 3 लगेगा, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन -5 की पावर में जैसे ही 1/2 लगेगा तो आपको बताइए -5 का स्क्वायर रूट हो गया। -5 क्या चीज थी, ए की वैल्यू, अगर उसे नेगेटिव लिया है, एक्स की क्या वैल्यू रख सकते हैं, सारी वैल्यूज, ठीक है। तो -5 की पावर में आ गया 1/2, मतलब स्क्वायर रूट हो गया नेगेटिव वैल्यू का, रियल नहीं रहेगा। तो फिर सवाल ये आएगा कि सर ऐसे बोल दो ना कि नेगेटिव वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, ठीक है, और ए को नेगेटिव भी रख लेते हैं। क्या बोल दिए, ए को नेगेटिव भी रख लेते हैं। अच्छा, ए को नेगेटिव। अब इसमें मैं बताऊं, अगर ए की वैल्यू 0 हो गई आपके पास, ठीक है, ए की वैल्यू 0 हो गई, तो आपको पता है 0 की पावर में कुछ भी चढ़े 0 आता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 0 की पावर में अगर 0 आ गया तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। पूरा चैप्टर आता है इन सब चीजों को पढ़ने के लिए, लिमिट नाम का इनडिटरमिनेट फॉर्म है। एक्स की तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं ना, तो आप बोलोगे एक्स पे 2 रिस्ट्रिक्शन लगा लो। एक रिस्ट्रिक्शन ये लगा लो कि जब जब ए नेगेटिव हो तो एक्स 1/2 नहीं हो सकता, और जब जब आपका ए 0 हो तो एक्स 0 नहीं हो सकता, और ए को नेगेटिव भी रख लेते हैं। आपने ये क्यों लगा दिया इतना बड़ा कि ए ही गायब कर दिया? मैं आपको समझाता हूं क्या क्या गायब करना पड़ेगा। ये 1/2 हटा दिया, बहुत अच्छी बात है। जो 1/4 होगा उस पर भी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, वो भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। जो 1/6 होगा, 1/8 होगा, 1/10 होगा, तो आप बोलोगे सर तो 1/2n हटा दो, 1/2 हटा। अब देखो आप बढ़ाते जा रहे हो क्या क्या हटाना है। तो फिर अगर जब 3/2 होगा, जब 5/2 होगा, जब 3/4 होगा, 5/4 होगा, 3/8 होगा, ठीक है, 99/96 होगा, 96 तो बहुत गंदा हो गया, 99/16 होगा, 99/16। कितनी वैल्यूज हटाएंगे ऐसे करके? जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में आपका इवन आ गया वो हटाना पड़ जाएगा। तो आप बोल दो कि ये हटा दो ना कि डिनोमिनेटर में जब इवन आ जाए तब हटा दें। अच्छा, डिनोमिनेटर में इवन हटा दें। मान लो डिनोमिनेटर के अंदर नीचे लिखा हुआ है 6 और ऊपर लिखा हुआ है आपके पास 8, तो पावर तो रह गई 4/3, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां नेगेटिव होने पे, तो उसे क्यों हटाया? तो फिर आप बोलोगे डिनोमिनेटर में नीचे, वैसे तो बोलते चले जाएंगे, फिर ऐसे नहीं रुकेंगे कि ये हटा दो कि एक्स की वैल्यू में से ये हटा दो। नहीं, एक्स की वैल्यू में इतने कॉम्प्लिकेशन एक्स की वैल्यू में लगाने से अच्छा है कि हमने कहा कि भाई ए पॉजिटिव के लिए डिफाइन करेंगे,
ए नेगेटिव हो गया, मैंने आपको तकलीफ दिखा दी, आपका दिल चाह रहा है कि रूट हटा दूं, तो वो रूट नहीं, बहुत कुछ हटेगा, बहुत कुछ हटेगा। ठीक है, तो ए इज शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, इक्वल टू भी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0। ठीक है, उसके बाद मैं एक बात बताऊं, जनरल बात क्या है कि बात समझना कि अगर आपका a इज इक्वल टू 1 हो गया, a इज इक्वल टू 1, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 की पावर में x, 1 की पावर में दुनिया जहां का कोई नंबर लगाते रहो, आप कितना आंसर आएगा 1। ठीक है, ये बन गया था कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन बन गया। हाँ, 1 की पावर में आप कुछ भी लगाओ 1 की पावर में, तो वो तो 1 आएगा। ठीक है, अच्छा, तो एफ एक्स की वैल्यू हमेशा 1 हो गई। एक्सपोनेंट, आपको पता है एक्सपोनेंट क्या चीज होती है, जो बढ़ती चली जाती है, और ये तो बनकर आ गया कांस्टेंट फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो रहा नहीं। तो इसका मतलब अगर a की वैल्यू 1 रख दी तब भी तकलीफ है, तो आप क्या बोलोगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू a की पावर में x, जहां पर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, ये मैंने डेफिनेशन में क्यों नहीं लिखवाया कि अगर a की वैल्यू 1 रख देते हैं तो फंक्शन बचा रहता है। उनमें तो पिछले वाले में तो फंक्शन ही नहीं बच रहा था, और रूट कॉम्प्लेक्स आ गया वहां पर। यहां पे फंक्शन तो रहता है, यहां पे फंक्शन तो रहता है वो, कि अगर आपने a की वैल्यू 1 रख दी तो फंक्शन तो रहेगा। ठीक है, लेकिन वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, क्या बन जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो इसलिए अलग से लिखवाया मैंने वाला पॉइंट कि अगर a की वैल्यू 1 होती है तो क्या तकलीफ होती है। तो आप जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहे होगे कि अब हम दुनिया जहां के फंक्शन में कोई मतलब नहीं है, मुझे स्ट्रिक्टली एक्सपोनेंशियल ही बनाना है, तो ग्राफ ऊपर उठाना है, मुझे ऊपर उठाना है, तो आप ये सारी कंडीशन फॉलो करवाओगे उसको। ठीक है, मैंने उस डेफिनेशन में इसलिए नहीं लिखा कि ऐसा नहीं होता कि अगर आप a की वैल्यू नेगेटिव रख देते हो तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है फंक्शन एग्जिस्ट करने बंद हो जाता है, लेकिन अगर आप a की वैल्यू 1 रखते हो तो फंक्शन एग्जिस्ट तो करता है, वो एक्सपोनेंशियल नहीं रहता। ठीक है, इसलिए अलग से पॉइंट लिखवा दिया है। इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी। अब उसके बाद फिर ग्राफ, दो बातें होती हैं ग्राफ में, अभी कर देता हूं। ग्राफ किसका, a की बार का, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, a इज लेस देन 1, और 0 से तो हमेशा बड़ा है। a जब 1 से बड़ा है, ठीक है, a जब 1 से बड़ा होता है तो क्या होता है, ग्राफ जाता है ऐसे। कुछ पॉइंट लिखते हैं थोड़ा सा, 1 से बड़ी वैल्यू सोचो। ठीक है, लेट a इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब a की वैल्यू 2 आ गई, मतलब 2 की पावर में x है, 2 की पावर में x है। अब अगर मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, देखना x की वैल्यू बढ़ाने से क्या होगा। ठीक है, x की वैल्यू 1 थी, तो 2 की पावर x की वैल्यू 2 आ गई। इसकी वैल्यू आपके पास 2 आई तो इसकी वैल्यू 4 आ गई, इसकी वैल्यू 3 आई तो इसकी वैल्यू 8 आ गई, इसकी वैल्यू 4 आई 16 आ गई। जैसे जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, x जब इंक्रीज हो रहा है तो 2 की पावर x की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। x की वैल्यू अगर मैं डिक्रीज करूं, ठीक है, ये -1 -2 -3 -4, ठीक है, तो 2 की पावर x की जो वैल्यूज थी वो यहां पर निकलेगा 1/2, या निकलेगा 1/4, या निकलेगा 1/8, या निकलेगा 1/16। तो जैसे जैसे x डिक्रीज हो रहा है वैसे 2 की पावर x भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, ये क्या चीज थी आपके पास, ये था आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, एफ एक्स अगर a की पावर x था और a2 हो गया था, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x था, तो वो y था। मतलब कि x बढ़ाने पर y बढ़ रहा है और x घटाने पर y घट रहा है। और शक्ल कैसी आती है ग्राफ की, x इस तरफ बढ़ता है तो y भी बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, और देखो कितनी तेजी से बढ़ रहा है कि आपने x की वैल्यू तो कहां गई, x की वैल्यू आपने पहुंचाई है 4 और वो पहुंच गया 16 पे। x की वैल्यू आप पहुंचाओगे 10 पे और ये पहुंच जाएगा 1024 पे, तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है भाई। ठीक है, अच्छा, x की वैल्यू जब 0 रहेगी तो y की वैल्यू 1 रहेगी, ऐसे जाता है ग्राफ। ये इधर कहां जा रहा है, ये क्या, कौन सी एक्सिस थी, x एक्सिस थी, ये कौन सी थी, y एक्सिस थी। क्या ये ग्राफ जाके x एक्सिस पर टच होता है क्या? आप मुझे बताओ कि मैक्सिमम लिमिट क्या होती है जो हम इमेजिन कर सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, इनफाइनाइट एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जा रहा है माइनस इनफाइनाइट की तरफ, माइनस इनफाइनाइट हो नहीं गया, माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, कि जब आपका x जा रहा है माइनस इनफाइनाइट की तरफ,
तो 2 की पावर माइनस एक्स जा रहा है 2 की पावर में, अरे 2 की पावर में एक्स था ना, 2 की पावर में जा रहा है 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट की तरफ। 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब हुआ 1/2 की पावर इनफाइनाइट, जो बन गया 1/इनफाइनाइट, जो बन गया 0। ठीक है, एक्स जब अप्रोच कर रहा है माइनस इनफाइनाइट को, तो 2 की पावर एक्स अप्रोच कर रहा है, ये तो सब बराबर थे, अप्रोच कर रहा है 0 को। एक्स जा रहा है माइनस इनफाइनाइट की तरफ, माइनस इनफाइनाइट कोई जगह नहीं है जहां एक्स पहुंच जाएगा। एक्स इस तरफ चलता चला जा रहा है, इस तरफ चलता चला है, मतलब माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। जब एक्स माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो वाई आपका 2 की पावर एक्स कौन था, वाई जा रहा है 0 की तरफ, मतलब वाई एक्स की तरफ जा रहा है। वो लेफ्ट में चलता चला जा रहा है, वो नीचे चलता चला जा रहा है। वो लेफ्ट के एंड तक अगर पहुंच जाए, अगर एक्स में ये दम हो, अगर एक्स में ये ताकत हो कि वो माइनस इनफाइनाइट पे पहुंच जाए, तो हाँ ये टच हो जाएगा जाके 0 पे। लेकिन कोई भी चीज वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पे पहुंच तो सकती नहीं है, तो ये क्लोजर एंड क्लोजर होता जाता है, लेकिन टच नहीं होगा कभी भी। ठीक है, इतनी बात में तकलीफ नहीं। ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये 0,1 था, एक्स की वैल्यू 0 डालोगे, वाई की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, मैं इसको जनरल लिख देता हूं, y इज इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ। ठीक है, मतलब 2 की पावर x का, 3 की पावर x का, e की पावर x का, e भी तो 1 से बड़ी वैल्यू होती है, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 की बात थी। e सबका ग्राफ ऐसे ही दिखता है, देख लो आराम से। व्हेन a इज ग्रेटर देन, ठीक है, आओ भाई, इतनी बात में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करें, इसका वाला ग्राफ बन गया, डोमेन लिख लूं क्या इसकी, बिलोंग्स टू आर। कैसे, इधर जा रहा है माइनस इनफाइनाइट तक एक्स, और उधर जा रहा है प्लस इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट की सारी वैल्यू पे आपको ग्राफ मिल रहा है, तो डोमेन क्या हो गया, सारी वैल्यू ले सकता है एक्स, रियल नंबर। रेंज क्या हो गई फंक्शन की, आपको पता है नीचे से नीचे अगर वैल्यू जाती है, जब वो माइनस इनफाइनाइट पहुंचता है एक्स, तब ये 0 बनता। अब x माइनस इनफाइनाइट पहुंच नहीं सकता, तो y 0 हो नहीं सकता, तो 0 पे क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते। 0 से लेकर ऊपर से ऊपर कहां जा रहा है, y ऊपर कहां जा रहा है, वो तो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो 0 पे ओपन इंटरवल क्यों लगाया है, ये बात आपको समझ में आई। y इज ग्रेटर देन 0, मतलब a की पावर x इज ग्रेटर देन 0, कि अगर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट हो जाए तब ये 0 हो। अब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट हो नहीं सकती, तो ये 0 हो नहीं सकता, तो 0 से जस्ट आगे, जस्ट ऊपर वाले नंबर से शुरू कर देंगे। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं, डोमेन और रेंज हो गई इसकी। अच्छा आए भाई, अगला तो बताओ सर। अरे आ जाओ भाई, ठीक है, ए जो है कहां है, 0 से 1 तक। ए अगर 0 से 1 के बीच में, लेट ए की वैल्यू मैंने 1/2 ले ली, ये रहा x, ये रहा 1/2 की पावर में x। आप x की वैल्यू बढ़ाओ, 1 2 3 4, ये निकल कर आया 1/2 1/4 1/9, x तो ऊपर है, सॉरी 1/8 1/16। जब आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो 1 2 3 4, तो 1/2 से छोटा होता है, 1/4 उससे छोटा होता है, ये 1/2 x की वैल्यू घट रही है। इसका मतलब आपको समझ में आया कि x बढ़ाने पर 1/2 की पावर में x जो है वो घट रहा है, x की वैल्यू बढ़ रही है तो वो घट रहा है। अच्छा, और देख लो, ये रहा x, ये 1/2 की पावर में x। जब आप वैल्यू -1 -2 -3 रखी, -1 अगर मैंने वहां पावर में रख दिया, तो 1/2 की पावर में -1 निकलेगा 2, ये निकलेगा 4, ये निकलेगा 8। मतलब x की वैल्यू जब मैं घटा रहा हूं, नेगेटिव साइड में ले जा रहा हूं, मतलब तो क्या हो रहा है आपके पास, आपका 1/2 की पावर में x जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब x डिक्रीज हो रहा है तो 1/2 की पावर में x इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, आओ देखो भाई ग्राफ, ठीक है, x डिक्रीज हो रहा है। जब नेगेटिव साइड में x यहां पे डिक्रीज हो रहा है, देखो नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, -1 -2 -3, ये 1/2 की पावर है, ये y की वैल्यू बहुत तेज बढ़ रही है। इसका मतलब जब x नेगेटिव है, x नेगेटिव इधर होता है ना, इस तरफ, उस तरफ, उसमें y की वैल्यू बढ़ रही है, ऊपर जा रहा है y, मतलब ऐसे जा रहा है ग्राफ, और इधर घट रही है। यहां पर क्या हो रहा है, उधर
ये ऐसे स्मूथ आएगा, ऐसे इतना गंदा नहीं आएगा ग्राफ, बहुत तेजी से बढ़ता है। अरे ठीक है, ये क्या हो रहा है, देखो इस तरफ क्या हो रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको इस तरफ क्या हो रहा है कि ये जब x आपका माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो 1/2 की पावर में जो x है वो जा रहा है 1/2 की पावर है माइनस इनफाइनाइट में, मतलब वो जा रहा है 1 और 2 की पावर में, माइनस तो रेसिप्रोकल ले लेगा 2 की पावर में इनफाइनाइट की, अरे सॉरी, x जब जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ 1/2 की पावर में इनफाइनाइट, जब वो उस तरफ पॉजिटिव साइड में x इनफाइनाइट पे जाता है ना, x जब इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट हो तो सकता नहीं, तो ये जो वैल्यू है इसमें x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने अप्रोचिंग का साइन लगाया 1/2 की पावर में। इसमें 1 की पावर में इनफाइनाइट तो 1 ही निकालेगा, या 2 की पावर में इनफाइनाइट, 2 की पावर में इनफाइनाइट नीचे इनफाइनाइट कर देगा, कितना हो जाएगा 0। x जब इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है मतलब पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ, तो आपका जो ये y है वो किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ, वही पिछला वाली रीजनिंग सारी पिछली वाली रीजनिंग, ठीक है। यहां पर जो आंसर निकल कर आया, यहां पर जो सॉरी पॉइंट निकल कर आया वो 0,1 आया आज भी, ठीक है। ये तब है जब आपका ये भी a की पावर x का है, व्हेन a इज आपका लेस देन 1, 0 से तो बड़ा, मतलब ये आपका होगा 1/2 की पावर में x, 1/3 की पावर में x, 1/e की पावर में x। आपको ये वाली बात पता है कि जो 1/2 की पावर में x है वही आपका 2 की पावर में माइनस एक्स, 3 की पावर में माइनस एक्स, e की पावर में माइनस एक्स होगा, क्योंकि 1/2 का आप रेसिप्रोकल ले लोगे तो 2 की पावर में माइनस एक्स, ये 3 की पावर में -1 और x, e की पावर में -1 और x। इसका मतलब नेगेटिव जो माइनस एक्स वाले जो ग्राफ होते हैं वो ऐसे बनकर आते हैं इस तरफ से, और जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो ऐसे बनकर आते हैं, ठीक है। मैं आपको एक और इसमें बात दिखाऊं, ठीक है। जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है, ये फंक्शन कहलाएगा इंक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट फंक्शन कैसा कहलाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी हमने पढ़ा नहीं है, इंक्रीजिंग फंक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, ये उसके देखने का सबसे बेसिक तरीका है, ठीक है। क्या ये हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के IIT क्वेश्चन में हेल्प करती है, वाली बात बिल्कुल भी नहीं करती, ठीक है। बस आपको ये पता होता है ऐसा कोई फंक्शन नहीं देते हुए जिसमें आप बना के देख लो कि ऊपर जा रहा है, लेकिन बेसिक समझने के लिए बहुत जरूरी होता है ये, लेफ्ट टू राइट वो ऊपर जाएगा, ठीक है। यहां पे जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो ग्राफ नीचे जा रहा है, जो ग्राफ लेफ्ट से राइट में नीचे जाता है, जब आप गए लेफ्ट टू राइट तो ग्राफ नीचे जा रहा है, तो फंक्शन कहलाता है डिक्रीजिंग। क्यों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे आ गया सर, उसके चैप्टर तो अलग है, बिल्कुल सही बात है, उसका चैप्टर अलग है, मुझे क्या काम है इसका, कि इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, जब आप इनइक्वालिटी के अंदर अप्लाई और रिमूव करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। ये बात मैंने ना धीरे धीरे करके आपको कई बार बता के इनइक्वालिटी में बताई, मैंने फंक्शंस में बताई, पक्की कर दी है कि भैया जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, अगर इनइक्वालिटी में दोनों तरफ में इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करूं या इंक्रीजिंग फंक्शन रिमूव करूं, अप्लाई करते वक्त साइन को अप्लाई कर दो या साइन को हटा दो, ठीक है, रिमूव करूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपका अप्लाई और रिमूव करने में, इनइक्वालिटी में करने में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, ठीक है। आपको सर ये क्या बात हुई, ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आपको देखना ही है ना ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को शौक है जानने का, देखो मैं समझा ये सब बात वैसे तो खुद से समझ में आ जाती है। पॉजिटिव वाली वैल्यू लूंगा, लो ये आया x1, ये आया x2, ये दो वैल्यू थी x की। जब आप ये आपका मान लो y = fx है, कोई भी फंक्शन y = fx ही होता है, ठीक है। जब मैंने x1 वैल्यू पुट करी, भाई यहां पे अगर वैल्यू x1 थी तो यहां पर पॉइंट अगर लिखने जाओगे तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, x1, मतलब इस जगह पर आपका इनपुट है x1, तो आउटपुट जो निकलेगा वो यहां पर फंक्शन की वैल्यू कितनी निकलेगी, fx1,
और यहां पर कितनी निकलेगी आपका fx2। ठीक है, f आपका फंक्शन है, f इंक्रीजिंग फंक्शन। सेम काम यहां पर करता हूं, x1 x2 fx1 fx2। ठीक है, अब यहां पे आपको पता है कि x1 इज लेस देन x2। सर ये कैसे पता है? अरे जो लेफ्ट में लगा है वो छोटा है, जो राइट में लगा है वो बड़ा है भाई x। अब आप फंक्शन अप्लाई करने जा रहे हो, फंक्शन अप्लाई कौन सा फंक्शन? लॉग नहीं, f कैसे अप्लाई करते हैं? दोनों तरफ f लगा दो। अगर लॉग अप्लाई करना हो तो लॉग, उसका नाम पता था तब लॉग, अभी उसका नाम क्या है फंक्शन का? f। आपने अप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ये बन गया fx1, ये बन गया fx2। मैं इनइक्वालिटी अभी लगा नहीं रहा हूं, अब मैं देखूंगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, उस हिसाब से लगाऊंगा इनइक्वालिटी। ये जो f जो है f की जो वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है। y की वैल्यू y एक्सिस पे नापोगे, कौन सी वैल्यू बड़ी है? fx1 की वैल्यू यहां तक है, fx2 की वहां पर है। कौन सी वैल्यू बड़ी है? fx2 बड़ा है। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। देख लो, आपने f अप्लाई किया दोनों तरफ, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग था। अब कहीं से भी उठा लो आप x1 x2, कहीं से भी उठा लो, हमेशा यही होगा। मैं जनरल पॉइंट ही तो लिए। यहां पर आपका x1 छोटा है x2 से, भाई x1 छोटा है और x2 बड़ा है। ठीक है, अब आपने दोनों तरफ फंक्शन अप्लाई किया, हम फंक्शन अप्लाई करने जा रहे हैं। कौन सा फंक्शन? f, अरे लेस देन नहीं, fx2 अप्लाई कर दिया। मैं इनइक्वालिटी का साइन बाद में लगा रहा हूं, आप भी अलग पेन से लगा लेना चाहो तो बाद में। अब आपसे पूछा गया कि fx1 और fx2 में कौन सा बड़ा था? देखो x1 की कॉरेस्पॉन्डिंग ये निकला, ये fx1 है, और x2 की कॉरेस्पॉन्डिंग ये fx2 है। बड़ी वैल्यू किसकी है? fx1 की बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया? यहां पर रिवर्स हो गया। भाई ये वैल्यू बड़ी हो गई, वैल्यू छोटी हो गई। क्यों हुआ? जब आपने f अप्लाई किया, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। हर डिक्रीजिंग फंक्शन में जब आप डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हो या रिमूव करते हो, अभी मैं f हटा लूं तो x1 x2 निकल कर आएंगे, तो ऐसा साइन बन जाएगा। अरे अगर मैं f हटा लूं तो ये साइन ऐसा थोड़ी रह जाएगा, x1 बड़ा थोड़ी है x2 से, तो पलटेगा फिर। तो अप्लाई या रिमूव करते हैं अगर हम फंक्शन जो डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होता है, और अगर हम अप्लाई या रिमूव करते हैं फंक्शन जो कि इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन रिमूव नहीं होता। इंक्रीजिंग फंक्शन को ग्राफ पे आपको कैसे देखना होता है कि जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। इतनी बात में मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 की पावर x इज ग्रेटर देन 2 की पावर y दे रखा है, नहीं पहले छोटा वाला लूँ, इफ x इज ग्रेटर देन y, x और y में तकलीफ तो मैं तो नहीं होगा, a इज ग्रेटर देन b दे देता हूँ। अब मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करना है। कौन सा वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करना है आपको? मान लो आपको 2 की पावर x वाला फंक्शन लगाना है। इसका मतलब फंक्शन अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि आपने f अप्लाई कर दिया, fx ये था। मैं आपको समझा दूं फंक्शन भी कैसे अप्लाई करते हैं। आपने f अप्लाई कर दिया, यहां पर लग गया fa, यहां पर लग गया fb। ठीक है, आपको इनइक्वालिटी का साइन नहीं पता, लेकिन जो f है वो 2 की पावर x है और आपका 2 जो है वो 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। तो वो जब a की पावर x का फंक्शन जिसके अंदर a 1 से बड़ा हो जाए तो उसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, इनइक्वालिटी के साइन पे असर नहीं पड़ेगा। कर दिया? ठीक है, f के अंदर a पुट कर दिया है, मतलब x की जगह पर a पुट करूंगा तो 2 की पावर a बन जाएगा, इज ग्रेटर देन, यहां 2 की पावर b बन जाएगा। भाई x की fb का मतलब यहां पर b पुट करोगे ना, 2 की पावर b बन जाएगा। तो 2 की पावर a इज ग्रेटर देन 2 की पावर b। ये मैंने एक करके दिखा दिया, हम ये काम नहीं करते हैं कि ये बनाए। ठीक है, ये इंटरमीडिएट स्टेप इज नेवर रिटन। ठीक है, इसकी नीड नहीं होती, ये करके दिखाया गया है। तो इसका मतलब अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करना है इन दोनों पर, तो ये दोनों है वेरिएबल की वैल्यूज। वेरिएबल कहां लगा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में? यहां लगा होता है ऊपर, इन्हें ऊपर चढ़ा दो। इनइक्वालिटी का साइन वो ये देखना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है अप्लाई करने जा रहे हो उसमें जो a है, a की पावर x में a होता है ना, वो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। अगर वो 1 से बड़ा है तो फंक्शन अप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा।
ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो आपका 0.1 की पावर में ए लगाया आपने, यहां पर 0.1 की पावर में बी लगाया। अब आप सोचो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई, ये स्टेप नहीं लिखूंगा मैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करने जा रहे हो, 0.1 की पावर में एक्स था, एक्स की वैल्यू ए थी और बी थी, ए थी और बी थी, पुट कर दिया आपने। अब यहां पे ग्रेटर देन का साइन था और जो आपका ए है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वो एक से छोटा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो बेस है एक्सपोनेंट की वो एक से छोटी है बेस। अगर वो बेस एक से छोटी है आपके पास तो आपको पता है इनइक्वालिटी का साइन रिमूव वो रिवर्स होगा या रिवर्स हो गया। अगर ए बी से बड़ा था तो ये चीज छोटी रहेगी। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा दिया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है इतनी बात में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, बाकी बातें क्या करेंगे, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट टर्न पे। फिर टाइम हो गया हमारा। एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी देखनी है, फिर लॉग देखना है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ऐसे एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी एग्जैक्ट सेम जो 11th को पढ़ाई में पढ़ाई थी आपको वही पढ़ाई जाएगी। 11th देखो तो मैंने पढ़ा दिया था शायद, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी भी लॉगरिथमिक सेम चीज है, सेम चीज वही पढ़ाया जाता है एकदम। इसीलिए फंक्शंस पढ़ाना नहीं चाहिए था वहां पर, लेकिन क्योंकि जरूरत पड़ती है तो पढ़ाना पड़ता है। जब पढ़ाना पड़ता है तो सिर्फ जरूरत की चीज पढ़ा के नहीं छोड़ सकते, कुछ और भी बताना पड़ेगा उसमें, तो थोड़ा बहुत बताना पड़ता है। ठीक है, वहां पे तो टाइम वेस्ट होता है, वो चीज समझ लो एक तरीके से, क्योंकि यहां पूरा पढ़ाया जाता है पूरा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे देखते हैं हम लोग।